गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले दिनों की घटनाओं पर आधारित परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने लेकर आया हूं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। प्रतिदिन हमारे सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल को आप विजिट करिए सुबह 7:30 पर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव क्लास होता है, सुबह 7:30 पर आपको मिलेगा लाइव क्लास। 7:30 पर आपको सुबह 7:30 बजे लाइव क्लास मिलेगा और पूरे करंट अफेयर्स को लिखिए, उसके साथ उसके दो चार फैक्ट होंगे उसको भी लिखिए। परीक्षा के लिए उसी से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अवश्य आएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं, जब भी पढ़ें तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस न करें। प्रश्न क्या है? हमारी राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने उड़ान भरा है किसमें? फाइटर जेट में। उस फाइटर जेट का नाम क्या है? इन सारी बातों को ध्यान रखना है। प्रश्न है सुखोई MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है ना? क्योंकि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? अब तक भारत में 2 ही महिला राष्ट्रपति हुई हैं। तो सुखोई MKI-30, ध्यान रखिएगा, ये फाइटर जेट है, उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तब दूसरी महिला राष्ट्रपति, इसका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, ये द्रौपदी मुर्मू ने इसमें उड़ान भरा है, दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके पहले जो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी 2007 से 12 के बीच में, तो 2007 से 12 के बीच में प्रतिभा पाटिल ने उड़ान भरा था MKI-30 सुखोई जो है फाइटर जेट था, उसमें उड़ान भरा था। चलिए, तो ये तो दूसरी महिला है। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला भी है, भारत की दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं। ये बात याद रख लीजिए, है ना? दूसरी महिला राष्ट्रपति तथा आदिवासी के तौर पे देखा जाए तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा राज्य से संबंधित है, मयूरभंज जिला जो है, और उसमें मयूरभंज जिले से संबंध रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी, 2021 में रिटायर हुई थी, फिर 2022 में इनको राष्ट्रपति चुना गया। तब तक हमारे वहां 2 राष्ट्रपति दोनों ही इस विमान में उड़ान भर चुके हैं, प्रतिभा पाटिल भी और द्रौपदी मुर्मू भी। अब तक 4 राष्ट्रपति सुखोई MKI-30 में उड़ान भर चुके हैं, 4 राष्ट्रपति, और इन चारों का ये नाम है आपके पास, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल ये भी उड़ान भर चुकी हैं, प्रणब मुखर्जी भी उड़ान भर चुके हैं, रामनाथ कोविंद भी उड़ान भर चुके हैं और द्रौपदी मुर्मू, तो चारों राष्ट्रपति उड़ान भर चुके हैं। तो MKI-30 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली ये चौथी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके परीक्षा के लिए, अति महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखेंगे। उड़ान भर देश की दूसरी लड़ाकू विमान में उड़ान चौथी राष्ट्रपति, इससे पहले APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, भारतीय वायुसेना के प्रणब मुखर्जी नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आएगा, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ये आप सुधार कर लीजिएगा। APJ अब्दुल कलाम उड़ान भरे हैं, प्रणब मुखर्जी नहीं। ये 4 राष्ट्रपति होंगे। कौन कौन राष्ट्रपति हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद वायुसेना में उड़ान भर चुके हैं, याद रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। कहां से उड़ान भरा था? असम के तेजपुर, तेजपुर ध्यान रखिएगा कहां है, तेजपुर के वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी, ये भी याद रखेगा।
उड़ान भरी थी, असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी इन्होंने। और इनके विमान को चला कौन रहा था? इनके विमान को चला रहे थे ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार, है ना। विमान को किसने चलाया? तो ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने। ध्यान रखिएगा, ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने इसका उड़ान, इनको लेके उड़ान भरा था MKI-30 सुखोई फाइटर जेट को। ये सब बताया है कि पूछा जा सकता है। प्रणब मुखर्जी नहीं इसके उत्तर होंगे। 4 द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद और APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2022 में कितनी हो गई है ना। तो पिछला जो 2018 में गणना हुआ था उसमें और अब में 200 संख्या बढ़ गई है। बाघों की संख्या में 200 का इजाफा हुआ है। तो बाघ गणना जो अभी नवीनतम जारी किया गया है, नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की जो अब आबादी 2022 में कितनी हो गई है ना। तो 2022 तक कहीं आंकड़े लिए गए था, अब जारी किए गए हैं। तो 3167 बाघ, और इसका उत्तर सही हो जाएगा बी, आपका ये वाला बी आंकड़ा सही होगा। 2018 में 2967 था, जो 2022 में बढ़कर 3167 हो गया। तो इसमें हो गया 200 की बढ़ोतरी हुई है, है ना। तो ये बात भी याद रखिएगा। आंकड़ा किसने जारी किया? नरेंद्र मोदी ने जारी किया। नरेंद्र मोदी ने जारी किया। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जारी किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। बाघों की संख्या सबसे अधिक बाघ कहां है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है, बाघ राज्य। और दूसरा सबसे ज्यादा है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद कर्नाटक में है ना, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये बात याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो 3167 बाघ अब हो गए हैं। बाघ दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहां हुआ है ना। तो याद रखिएगा, किसने? आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। केंद्र में कहां पर पूछा जा रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया, वहां पर आयोजन किया गया था, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। असम में किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। असम के कहां पर? असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर अर्थात कैंपस में, परिसर में उद्घाटन किया, याद रखेंगे आप लोग, है ना। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में उद्घाटन किया गया? सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, इनके द्वारा। अब जरूर याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। केंद्रीय आयुष और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी योग दिवस के लिए इन्होंने क्या किया, उसको चिन्हित करने के लिए असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के खेल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन। इस आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर योग प्रथा को बढ़ावा देना है। पिछले साल 125 करोड़ लोगों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया था और इस साल और भी बड़ा बनाने की योजना है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून, है ना, याद रखेंगे, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार में पहला मनाया गया, पहला, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस 2015 में मनाया गया था। 2015 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बात भी याद रखिएगा। तो योग को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, बात याद रखेंगे आप लोग सभी लोग, योग को बढ़ावा देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अनुमोदित किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, असम में मनाया गया है। ये 3-4 प्रश्न इससे बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक कितने जनधन खाते खुल चुके हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। कितने जनधन खाते खुले हैं अब तक? जनधन योजना शुरू कब हुआ था? 2014 में हुआ था। 2014 में जब से चला है, और इस साल अगस्त सितंबर आते आते इसके जो है 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2014 से 10 साल नहीं, 9 साल पूरे हो जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 मार्च तक का आंकड़ा जारी किया गया कि कितने जनधन खाते खुले हैं। यह खाता खुला है 48.65 करोड़, है ना। सी इसका जवाब होगा। 48.65 करोड़ खाता खुला है, जनधन खाता 48.65 करोड़ खाता खुला है। 31 मार्च 2023 तक का आंकड़ा है। मूल बैंक खातों में 50,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है। 50,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तेजी से, जिससे कुल राशि 1.99 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1.49 लाख करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, है ना, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य कहता है जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त। ये सब लोग याद कर लेंगे, इन योजनाओं को भी पूछा जा सकता है। 2014 को शुरू किया गया था, एक बात और ध्यान रखना, इसका मोटो जरूर याद रखना, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये इसका मोटो है, आप सभी लोग याद रखेंगे, मेरा खाता भाग्य विधाता, है ना। इसका जो है मोटो है, मेरा खाता भाग्य विधाता। मोटो, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये जनधन योजना का मोटो है, याद रखेंगे आप लोग। वित्तीय समावेशन, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, जिससे लोग बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकें, इसलिए ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाँ, सभी तरह के जो लाभ और बेनिफिट होते हैं जनधन अकाउंट में, उनको पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, आप दूसरा अकाउंट भी दे सकते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जब तक हमारा 100 साल पूरा होगा, हमें 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाना है। अगर ऐसा हुआ तो 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था, हम चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 2047 तक, है ना। तो किस वर्ष तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है? 2047 तक। 2047 में भारत अपने आजादी का है ना 100वां वर्षगांठ मनाएगा, याद रखिएगा। आजादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है, याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, भारत जो है 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है ना। 2027-28 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना।
ये दो को अभी 5वीं पर है, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा, है ना। अभी 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, ये बात ध्यान रखिएगा। और दो को पहले ये जर्मनी को पीछे छोड़ेगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, जापान को पीछे छोड़कर, याद रखिएगा। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फ्रांस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए बताया था। ये किसने बताया, ये जानकारी किसने दिया? पीयूष गोयल ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में संबोधन करते हुए पीयूष गोयल ने, जो वाणिज्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल ने कहा था। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न भी मैंने कई एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न देखे हैं कि किसी ने कहीं ये बातें कही तो इससे प्रश्न बनी हुई है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश को बिजली की आपूर्ति करने के लिए झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र स्थापित किया? देखिए, किसी विदेशी देश को बिजली की आपूर्ति करने के लिए कहां पर? झारखंड में क्या लगाया जाएगा? एक बिजली संयंत्र लगाया जाएगा। और किसके द्वारा? अडानी पावर के द्वारा, अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। किस देश को बिजली आपूर्ति करने के लिए? झारखंड के, झारखंड में रांची में लगाया जाएगा। तो ये इसके लिए इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। ये सही जवाब है। बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में एक बिजली संयंत्र की स्थापना करने को कहा है कि झारखंड में एक बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। झारखंड में बिजली संयंत्र, वो भी बांग्लादेश को बिजली देने के लिए। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनियों में से एक अडानी पावर लिमिटेड ने झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र खोला है। इस अत्याधुनिक बिजली संयंत्र की क्षमता 1600 मेगावाट है। बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति होगी। ये झारखंड के गोड्डा जिले में स्थापित किया जाएगा। इस है ना बिजली संयंत्र की क्षमता 1600 मेगावाट होगी। और क्या होगा? झारखंड के गोड्डा जिले में स्थापित होगा। याद रखिएगा, झारखंड के गोड्डा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। झारखंड के गोड्डा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, याद रखेंगे। तो ये अपने आप में 2-3 प्रश्न बनेंगे, याद जरूर रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना और इसके बांग्लादेश के पिता मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। इस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ई खरीद, इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीद करने के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है ई खरीद के लिए, और वो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएगा, पुरस्कार दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को दिया गया है ई खरीद मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन खरीद के लिए जो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है को पुरस्कृत किया गया है त्रिपुरा को। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ई प्रोक्योरमेंट बोलते हैं इसको, प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह आयोजित एक कार्यशाला में दिया गया, जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुआ था। अब इसको किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यह पुरस्कार इसके द्वारा वित्त मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय प्लस सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया, याद रखिएगा, नई दिल्ली में दिया गया। तो यह पुरस्कार ई खरीद के मामले में त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में इसको चुना गया है, इसको पुरस्कार भी दिया गया है। यह राज्य के निरंतर प्रयासों की पहचान है जो ई प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। ई प्रोक्योरमेंट ने खरीद प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और लागत प्रभावी बनाई है। तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी समर्थित सरकार बनी है, माणिक साहा नए मुख्यमंत्री बने हैं, माणिक साहा, ध्यान रखेंगे माणिक साहा सरकार है त्रिपुरा में। केंद्र सरकार ने किस समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए तरीकों को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसमें, है ना, उस समिति का नाम यहां बताना है कि इनके सिफारिश, जिन समिति की सिफारिश करने का प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए, है ना, एक नया तरीका मंजूर कर लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो समिति है किरीट पारिक समिति। किरीट पारिक समिति के सिफारिश के आधार पर ही, है ना, नया अब गैस की कीमतों को नए तरीके से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा और नए तरीके से बनाया भी जाएगा, ये याद रखेंगे आप लोग। किरीट पारिक समिति के सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमतों को सीमित करने के लिए नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दे दी है। यह न सिर्फ देश में सीएनजी व पीएनजी की खपत को बढ़ावा देगा बल्कि घरेलू बाजार में गैस कीमतों को लेकर एक स्थिरता बनाकर रखेगा। इस फैसले से देश में सीएनजी व पीएनजी गैस की कीमतों में 11% तक की कमी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। याद रखेंगे आप, सीएनजी व पीएनजी, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, किरीट पारिक समिति, इनमें से एक प्रश्न बनेगा कि किरीट पारिक समिति किस लिए? तो प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारण करने के लिए, सुझाव देने के लिए बनाया गया था, जिनके सुझाव को मान लिया गया है। तो किरीट पारिक समिति बहुत महत्वपूर्ण है। कारपोरेट समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में, ये बताइए किसकी अध्यक्षता में? तो ये बनाया गया था जो है कारपोरेट समस्याओं के समाधान के लिए जो समिति बनाई गई थी, कारपोरेट समस्याओं के समाधान के लिए जो समिति बनाई गई थी, टीवी सोमनाथन के वित्त सचिव जो है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी कारपोरेट समस्याओं के समाधान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना, अब वहां भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। और ये ध्यान रखिए किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये किया है सिकंदराबाद तिरुपति, तो सिकंदराबाद तेलंगाना हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, तेलंगाना में लॉन्च किया है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। सिकंदराबाद तिरुपति तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, हैदराबाद तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई।
ये याद रखिएगा। और इस तरीके के जो भी प्रश्न बन रहे हैं आप जरूर इसको याद रखेंगे आप लोग। सिकंदराबाद तिरुपति रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तिरुपति जाएगी, तिरुपति तेलंगाना तमिलनाडु में है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को भी एक महत्वपूर्ण पुनर्विकास के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक नया आइकॉनिक भवन और विश्व स्तरीय सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। सिकंदराबाद से तिरुपति तक कनेक्ट करने वाली सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैदराबाद को तिरुपति से जोड़ेगी। यह तेलंगाना से 3 महीने में दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो लॉन्च की गई है, 3 महीने में दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, यह याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न बनेगा। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, हैदराबाद। और इसके सीएम जो हैं के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव हैं, याद रखेंगे। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है ना? सौर ऊर्जा संचालित क्या पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो राज्य में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है वो लॉन्च की गई है। केरल सही जवाब हो जाएगा। केरल बिल्कुल सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। केरल, केरला में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है, याद रखिएगा आप लोग। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन, केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन, ये याद कर लीजिएगा। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन द्वारा सौर ऊर्जा चलने टूरिस्ट नाव जिसका नाम है सूर्यांशु, द्वारा सौर ऊर्जा नाव है ना, इसका नाम है सूर्यांशु। सूर्यांशु, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। सूर्यांशु लॉन्च किया है। इस सौर ऊर्जा संचालित नाव का नाम है सूर्यांशु। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नाव। 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है और चलेगी भी उससे। सूर्यांशु लॉन्च की जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। सोलर पैनल नाव की लगभग 75% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जबकि शेष ऊर्जा जनरेटर द्वारा उत्पादित की जाएगी। नाव 3.95 करोड़ रुपए में श्रीलंका में बनाई गई है। यह नाव बनाई कहां गया है? नाव को बनाया गया है श्रीलंका में। नाव श्रीलंका में बनाई गई है। श्रीलंका में 3.95 करोड़ रुपए में बनाया गया है ना। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और जो ऊर्जा उत्पादन 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन करेगी, 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन भी करेगी, ये भी याद रखिएगा। जो इसके 75% ऊर्जा की खपत को पूरा कर देगा, बाकी 25% के लिए उस पर जेनरेटर लगाया गया है जो ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली नाव जो है केरल में लॉन्च कर दी गई है। और केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कारपोरेशन द्वारा सौर ऊर्जा नाव जिसका नाम है सूर्यांश लॉन्च किया गया है। तो ये इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये परीक्षा में अवश्य आएगा, छपेगा जरूर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? बराबर बता, पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर है। 1 नवंबर 1956 को केरल का पुनर्गठन हुआ था। 140 विधानसभा की सीट है, 20 लोकसभा और 9 राज्यसभा की सीट है, याद रखिएगा। केरल का बॉर्डर 2 राज्यों से लगता है। किससे? एक कर्नाटक और तमिलनाडु से। कर्नाटक और तमिलनाडु से केरल की बाउंड्री लगती है। और केरल को बोला जाता है जो है कंट्री ऑफ गॉड। केरल को जो नाम दिया जाता है, बोला जाता है कंट्री ऑफ गॉड, कंट्री ऑफ गॉड कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है कंट्री ऑफ गॉड। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।